Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is foreign exchange rate. बेटा ये हम चैप्टर पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज की वीडियो में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम को हम ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोलते हैं. अपना रिकॉल करो आप चैप्टर. उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला इन चारों में से कौन सी ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन इज पैरिटी बिटवीन टू करेंसीज व्हाट्स डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंटेन्ड इन देम. B is different currencies were pegged to one currency, that is US dollars. C is US dollar was assigned gold value at a fixed price. या all of these. आप रिकॉल करो एडजस्टेबल पैग सिस्टम में यूएस डॉलर के हिसाब से हमने उसको गोल्ड की वैल्यू दी हुई थी एक यूएस डॉलर का, उसके अकॉर्डिंगली हमारी करेंसीज रेट होती थी. तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड इज price of one currency in relation to other currencies in the international exchange market is known as exchange rate, equilibrium rate, flexible exchange rate या fixed exchange rate. ये सिर्फ उसने करेंसी की बात की है, उसने टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट की तो बात ही नहीं की है. उसने क्या एक करेंसी को दूसरी करेंसी में हम कैसे डिनोमिनेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में, that is known as your exchange rate. The option is A. ठीक है, then comes number 3. Out of the following which is the most rigid exchange rate system which does not allow any adjustment in the exchange rate. ठीक है, gold standard system of exchange rate, Bretton Woods system of exchange rate, flexible exchange rate system या none of these. इसका जो आपका मोस्ट रिजिड एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट था, तो इसके ऑप्शन आएगी ए. ठीक है, नाउ कम्स क्वेश्चन 4. अंडर विच सिस्टम गोल्ड वाज टेकन एज अ कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन. मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम कंसिडर कर रहे हैं, उनके बीच में गोल्ड कौन से सिस्टम के बीच में गोल्ड उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जाता था. फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट. इसमें बेटा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दैट इज ऑप्शन सी, जिसमें गोल्ड को एक कॉमन यूनिट लिया जाता था. ठीक है, then comes question number 5. The exchange rate at which demand for foreign currency becomes equal to its supply is called. जहाँ पे एक्सचेंज रेट उस पे जिसमें डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, उसको हम कौन सा रेट एक्सचेंज रेट बोलते हैं. एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपकी डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल होती है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है. वो बेशक वो डिमांड का वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस के कंटेक्स्ट में आए, बेशक वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के कंटेक्स्ट में आए. ठीक है, तो इसमें आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा देखना है डिमांड और सप्लाई बराबर है, इक्वल है फॉरेन करेंसी की, सो आंसर विल बी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर इज ए ऑप्शन. ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6. द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या नन ऑफ दिस. गवर्नमेंट जो फिक्स करती है रेट, जो डिटरमाइन करती है रेट, उसको हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं. तो इसमें भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. ठीक है, देन कम क्वेश्चन नंबर 7. व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल. जब सप्लाई एक्सचेंज रेट फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ती है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आपका फॉल होगा, राइज होगा, या फॉल और राइज, इधर फॉल और राइज डिपेंड्स करता है, वो होएगा या नॉट चेंज होगा. अब ये देखो, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विल फॉल. ये आपका सेम कंसेप्ट चलना है जो आपने डिमांड सप्लाई में करते हो. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए. Then comes question number 8.
when supply what is the relationship between the demand for foreign exchange and exchange rate? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट है, इनवर्स है, नो रिलेशनशिप है, या 1-to-1 है? आंसर कम्स इनवर्स रिलेशन है, ऑप्शन इज बी। ठीक है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में और एक्सचेंज रेट में ऑपोजिट इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट हाई होगा तो डिमांड आपकी कम होगी, अगर आपकी एक्सचेंज रेट कम होगा तो आपकी डिमांड उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे अगर आपका एक्सचेंज रेट आपका ज़्यादा होगा तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, उनमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, और आपकी डिमांड में और एक्सचेंज रेट में ऑपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। ड्यू टू सॉरी, ये बच्चे यहाँ पे ना मिस्टेक से आपका पोजीशन लिखा गया है, यहाँ पे आपका आना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ड्यू टू क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, DEPR ठीक है बेटा, तो सॉरी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विल, जो आपकी अगर आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है फॉरेन करेंसी की वैल्यू, तो सप्लाई उसकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा? उस करेंसी की डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज अ केस में भी कुछ भी होगा, या नॉट चेंज। तो इस केस में अगर आपकी जो फॉरेन करेंसी की डेप्रिसिएशन हो जाती है वैल्यू की, तो उसकी आपकी इकोनॉमी में सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिपेंड्स अपॉन, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, repayment of international loans, investment in rest of the world, या ऑप्शन डी both B and C, that is repayment of international loans and investment in the rest of the world. So फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो डिपेंड करेगा ये डी ऑप्शन के ऊपर, जो कैसे आप इंटरनेशनल लोन्स को आप रीपे कर रहे हो, जल्दी कर रहे हो, लेट कर रहे हो, और कैसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करें। सो ऑप्शन विल बी डी। Now come to question number 11, that is when the exchange rate rises due to managed floating, it is called revaluation, devaluation, appreciation या depreciation। जब managed floating के कारण आपकी जो exchange rate बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं, उस केस में जो क्या होता है, उस केस को हम कहते हैं depreciation। ऑप्शन comes D, depreciation। Then comes question number 12। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ, डायरेक्ट फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है वो किस चीज़ का सोर्स है? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, या दोनों है, बोथ ए एंड बी, या आपकी कुछ भी नहीं है? सो जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है मीन्स फॉरेन करेंसी इंडियन इकोनॉमी, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी में आ रही है, इट मीन्स इस केस में आपकी ऑप्शन आएगी ए, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन कम्स हेजिंग। हेजिंग इज़ पॉसिबल इन, हेजिंग किस मार्केट में होती है? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में होती है, स्पॉट मार्केट में होती है, फॉरवर्ड मार्केट में होती है, या नन ऑफ दिस? जो आपकी हेजिंग होती है वो आपकी फॉरवर्ड मार्केट में होती है, ऑप्शन डी, सी। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर
14, that is which of the following functions are performed in the foreign exchange market. कौन कौन से functions आपके foreign exchange market में होते हैं. आपका क्रेडिट फंक्शन होता है, ट्रांसफर फंक्शन होता है, हेजिंग फंक्शन होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है. ये सारे के सारे फंक्शन आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होते हैं. मेन 3 फंक्शंस ही होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन एंड ट्रांसफर फंक्शन. सो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएगी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 15. Forward market is that market in which forward market is that market which handles current as well as future transactions. जो आज की और फ्यूचर की ट्रांजेक्शन देखती हैं. हैंडल्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, या हैंडल्स करंट ट्रांजेक्शन्स, या नन ऑफ दिस. अब ये देखो, फॉरवर्ड मार्केट मीन्स फ्यूचर की मार्केट. फ्यूचर मार्केट में हमने फ्यूचर डिलीवरी की बात करनी है. सो इट ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, हैंडल्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16. स्पॉट मार्केट इज अ मार्केट वेयर instant rate of exchange is determined, only current transactions are handled, forward rate of exchange is determined, या both options A and B. अब स्पॉट मार्केट है, ये ऑन दी स्पॉट मार्केट होती है, इसमें फ्यूचर की कोई बात नहीं होती. तो आप सी ऑप्शन तो सीधा ही निकाल दोगे, ए एंड बी ऑप्शन आएगी. जिसमें इंस्टेंट और उसी टाइम एट द स्पॉट आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है और उसी टाइम आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हैंडल होती हैं. सो ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 17. इक्विलिब्रियम exchange rate occurs when supply of foreign exchange is less than demand for foreign exchange, या supply of foreign exchange is equal to demand for foreign exchange, या supply of foreign exchange is greater than demand for foreign exchange, and last is both B and C. अब उसने इक्विलिब्रियम की बात करी है. इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट वहाँ पे आता है जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर होती है, इक्वल होती है. तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, सीधा ही आपकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, वेयर सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. देन कम्स 18th क्वेश्चन. डर्टी फ्लोटिंग इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज. अब ये देखो, डर्टी फ्लोटिंग की बात की है, उन्हें डर्टी फ्लोटिंग है तो ये फिक्स्ड में तो हो ही नहीं सकता. ठीक है. उसने ऑप्शंस मेन तो उसने 2 ही दिए हैं, सिस्टम, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग. फिक्स्ड में हो नहीं सकता तो फ्लेक्सिबल में ये होता है. बोथ ऑफ दीज फिक्स नहीं हो सकता तो बोथ ऑफ दीज भी नहीं आएगा. बी एंड सी ऑप्शन सीधा गई. एंड नन ऑफ दीज या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपका जो है ये डर्टी फ्लोटिंग होती है. सो ऑप्शन विल बी ए. देन लास्ट क्वेश्चन कम्स क्वेश्चन नंबर 19th. वो हमारा क्या कह रहा है. इफ़ rupees 120 are required to buy $1 instead of 100 rupees earlier, means पहले आपको $1 आपका 100 रुपीज़ में आता था और अब आपका वो डॉलर 120 रुपीज़ में आता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, रुपी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट विल इंक्रीज. ऑब्वियसली रुपी वैल्यू जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होएगी, है ना. एंड देन कम्स डोमेस्टिक करेंसी हैज़ अप्रिशिएट तो नहीं हुई क्योंकि हमारे को अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं फॉरेन करेंसी के लिए. मींस डोमेस्टिक वैल्यू अप्रिशिएट नहीं हुई. दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट आंसर. बी ऑप्शन तो आएगी नहीं है. डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डेप्रिशिएटेड. हाँ, फॉरेन करेंसी के रिलेशन में डोमेस्टिक करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हुई है क्योंकि अब आपके ज़्यादा पैसे लग रहे हैं. सो एंड डी ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड सी. सो इस केस में आपकी ऑप्शन डी आएगी, रुपी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट बिल विल इंक्रीज एंड डोमेस्टिक करेंसी हैज़ डेप्रिशिएटेड. सो ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.